नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण का मतलब है कि वह बहुलीकरण या वह योगात्मक बहुलीकरण जिसमें प्रारंभिक पदार्थ आयन होते हैं या आयन इस अभिक्रिया को शुरू करते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की तुलना में यह कम सामान्य होता है। आप इसको यूँ याद रखिए कि दो तरह के योगात्मक बहुलीकरण है, एक मुक्त मूलक एक आयनिक। उनमें से मुक्त मूलक योगात्मक जो बहुलीकरण है वो ज़्यादा पाया जाता है और ये कम पाया जाता है। अब इसका उदाहरण है, तो सबसे अच्छा उदाहरण या सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट उदाहरण है इसका, वो है वाइनिल व्युत्पन्न एकलकों का बहुलीकरण। अब वाइनिल व्युत्पन्न को समझिए, पहले भी इसको हम समझ चुके हैं, दोबारा देखिए। ये है एथीन, 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन एथीन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो ये देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस समूह को कहा जाता है वाइनिल समूह, इसे वाइनिल समूह कहा जाता है। अब इसके ऊपर इस जगह पर यहाँ पर कोई भी जुड़ सकता है, ग्रुप जुड़ सकता है यहाँ पर, और वो ग्रुप कौन सा है उस आधार पर इसका नाम हो जाता है। जैसे अगर क्लोरीन जुड़ जाएगी तो वो वाइनिल क्लोराइड कहलाएगा, अगर C6H5 जुड़ जाएगा तो उसे स्टाइरीन कह देंगे। तो यहाँ पर कोई भी समूह इस स्थान पर जोड़ा जा सकता है, फिर हम उसे कहने लग जाते हैं ये तो वाइनिल समूह है, फिर हम उसे कहते हैं वाइनिल व्युत्पन्न। और जब बहुत सारे वाइनिल व्युत्पन्न जुड़ करके एक बहुलक का निर्माण करते हैं तो हम कहते हैं वाइनिल व्युत्पन्न एकलकों का बहुलीकरण हो रहा है। अब आयनिक योगात्मक बहुलीकरण 2 प्रकार का हो सकता है। धनायनी बहुलीकरण, जब विनाइल व्युत्पन्न एकलक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित होता है। हमने अभी बात की, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। अगर वो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इस समूह को दे रहा है तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह, और अगर इस समूह से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कहते हैं। यदि यहाँ पर जुड़ा हुआ समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, तब धनायनी बहुलीकरण पाया जाता है। मतलब जिस बहुलीकरण की शुरुआत, जिसकी स्टार्टिंग धनायन के द्वारा की जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल है आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन की स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C, बिल्कुल इसी तरह से वाइनिल समूह है। इसमें ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, दोनों हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ जाएंगे मैथिल समूह। अब हम इसका IUPAC नाम भी लिख सकते हैं। तो IUPAC नाम लिखने के लिए ये एक लंबी चेन हो गई, इसको नाम देना पड़ेगा, नंबर देने पड़ेंगे। इधर से देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड पास है, 1 2 3। और इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम बनेगा 2 नंबर पर मैथिल समूह उपस्थित है, मैथिल 2 मैथिल 2 मैथिल 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो हम इसको कहते हैं प्रॉप। इसमें श्रृंखला में 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, हालांकि 1 और 2 के बीच में है लेकिन इसको 1 पर मानते हैं। प्रॉप 1 इन, ये इसका IUPAC नाम है, लेकिन इसको कॉमन भाषा में आइसोब्यूटिलीन कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये वाला मैथिल समूह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन अपने इधर भेजता है, और ये वाला मैथिल समूह भी इलेक्ट्रॉन इधर भेजता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह इसके साथ जुड़ेगा। अब आगे देखें। अब इसके स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होंगे इसमें। तो इसमें आप देखें कि
इसमें जो स्टेप होंगे, पहला स्टेप होगा A1 नाम दे देते हैं हम इसे, श्रृंखला प्रारंभिक पद, जिसमें श्रृंखला शुरू होती है। प्रारंभिक पदार्थ या तो प्रोटॉन होगा या कोई लुईस अम्ल होगा। लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखते हैं, उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। अतः इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जाता है। और प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन का मतलब ये होता है H+। प्रोटॉन एकलक अणु से क्रिया करके कार्बन आयन बनाता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये प्रोटॉन की उपस्थिति में होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन अम्ल के द्वारा दिए जाते हैं, तो इसलिए अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जाता है। और ये जो प्रोटॉन है यह एकलक अणु से क्रिया करके कार्बन आयन बनाता है। ये समीकरण आपको दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है प्रोटॉन, सामान्यतः इसको ब्रैकेट में दिखाया जाता है। ये है एक विनाइल समूह जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो सकता है। इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो X बराबर इलेक्ट्रॉन दाता समूह। और जब ये क्रिया होगी तो क्रिया होती किस प्रकार से है? ये समूह अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, जिसकी वजह से ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन पर आ जाते हैं। और इस कार्बन पर माइनस आवेश ज़्यादा होने की वजह से H+ इसके साथ जुड़ जाता है। तो जब H+ इसके साथ जुड़ जाएगा तो वो CH3 बन जाएगा, या हम इसको ऐसे बता सकते हैं, H इसके साथ जुड़ गया, CH2 जैसे था वैसे का वैसे रह गया। ये डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का इधर आ गया था, तो ये बॉन्ड सिंगल रह गया। ये CHX, और क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए थे तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखें कि जब भी प्रोटॉन किसी विनाइल व्युत्पन्न के साथ, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ेगा, तो जहाँ पर समूह जुड़ा हुआ है वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और इसको, ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन के ऊपर धनायन रहता है, ऐसी स्पीशीज़ को कहा जाता है कार्ब धनायन। कार्ब धनायन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कार्ब धनायन बन जाता है। अब है सेकंड स्टेप, जिसे श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। अब क्या होगा, इस पद में पहले स्टेप में जो कार्ब धनायन बनेगा वो एक और एकलक अणु से क्रिया करेगा, उससे जुड़ेगा और नया कार्ब धनायन बनेगा। बहुत आसान है ये क्रिया भी, रिएक्शन, इसको लिखना बहुत आसान है। तो इसको सीखने की कोशिश करें कैसे होगा ये। इस कार्ब धनायन को एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे, जैसे ये बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह से इसको नीचे उतारना है। CH2 CH प्लस चार्ज X, ये कार्ब धनायन जो फर्स्ट स्टेप में बना था। अब हमें ये एकलक अणु और लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CHX। इसको पढ़ के फॉलो करेंगे तो आप कर पाएंगे। अब इसको याद कैसे रखना है आपने कि ये किस प्रकार से नया अणु बनता है। इसमें बिल्कुल वही होगा, जहाँ पर X जुड़ा है वहाँ पर फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा और जो दूसरा कार्बन है उसके साथ ये पूरा का पूरा समूह जुड़ जाएगा। ये पूरा समूह जुड़ता हुआ आपको इसमें दिखाना है H CH2 CHX फिर CH2। अब डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। दो चेंजेस होते हैं, दो के भी रैदर तीन चेंजेस होते हैं। डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होता है, समूह वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आता है और दूसरे कार्बन पर ग्रुप जुड़ता है, CH2 CHX, यहाँ पर फिर से प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये एक नया बड़ा कार्ब धनायन बन गया। तो ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी, इसके साथ एक और समूह जुड़ जाएगा, फिर वो एक और कार्ब धनायन बन जाएगा। तो बड़े बड़े कार्ब धनायन बनते रहेंगे, नए समूह जुड़ते रहेंगे, संचरण होता रहेगा श्रृंखला का। इसको श्रृंखला संचरण पद कहा जाता है। और ये स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक उसमें एकलक उपस्थित रहते हैं।
या हम उस अभिक्रिया को किसी निरोधक के द्वारा रोक नहीं देते, तब तक यह स्टेप चलता रहेगा। इसके बाद है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जिसे हम कहते हैं श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद का मतलब है यहाँ पर श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी चेन, और ये ऋणायन की उपस्थिति में होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो धनायनी बहुलीकरण पढ़ रहे हैं। शुरुआत धनायन ने की थी और इसका एंड करेगा ऋणायन। तो ये इसके तीनों स्टेप कंप्लीट हुए धनायनी बहुलीकरण के। अब हमें करना है ऋणायनी बहुलीकरण, जिसकी स्टार्टिंग करेगा ऋणायन। और ये कब होगा, इसको तुलना में लेते हैं। धनायनी बहुलीकरण किससे तुलना में लेते हैं? हमने क्या किया था धनायनी बहुलीकरण में, जब विनाइल व्युत्पन्न एकलक में इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इसमें एकलक में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होगा। इलेक्ट्रॉन ग्राही मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब इसका एग्जाम्पल है विनाइल क्लोराइड। आप खुद इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं विनाइल क्लोराइड को। ये है विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH, जिसकी एक वैलेंसी खाली है, उस पर क्लोरीन जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसके अन्य एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिसमें क्लोरो की जगह पर कोई और समूह जुड़े हो सकते हैं। अब क्लोरो की जगह पर और कौन से समूह जुड़े हो सकते हैं? साइनाइड समूह हो सकता है CN, इसकी जगह पर एस्टर समूह हो सकता है COOR, या फिर अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इसमें हो सकता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह इसमें हो सकता है। अब इसके भी स्टेप होंगे। इसका भी फर्स्ट स्टेप श्रृंखला प्रारंभिक पद कहलाता है। वो याद करें किसकी उपस्थिति में हुआ था? अम्ल की उपस्थिति में। ये होगा क्षार की उपस्थिति में, और क्षार मुख्यतः होंगे सोडियम व लिथियम के यौगिक होंगे, या ग्रिनियर अभिकर्मक होगा। ग्रिनियर अभिकर्मक होता है कोई भी एल्काइल समूह जिसके साथ मैग्नीशियम जुड़ा हो और एक हैलोजन जुड़ी हो, या हम कहें कि मैग्नीशियम के एक तरफ एल्काइल समूह और एक तरफ हैलोजन जुड़ी होती है, उसको ग्रिनियर अभिकर्मक कहते हैं। एकलक से क्रिया करके ये कार्बोरेनायन बनाता है कौन? क्षार। तो इस अभिक्रिया को देखते हैं किस प्रकार से होती है। क्षार को हम शो करते हैं बेस। क्षार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसको हम B नेगेटिव से शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ये। और इसके ऊपर रिएक्शन हो रही है विनाइल व्युत्पन्न की। यहाँ पर ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से। Y मतलब क्योंकि ये अभिक्रिया हमने अभी किया, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, तो ये है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह हो सकता है। अब ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी? बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं, उसी तरीके से इसको याद करना है। इसमें 3 काम होंगे। जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन जिस पर समूह जुड़ा हुआ है उस पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव आया था, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ वाले कार्बन के साथ बेस जुड़ जाएगा और बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से BCH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं कार्ब ऋणायन। अगर प्लस चार्ज था पीछे वाले में तो कार्ब धनायन था, अब कार्ब ऋणायन है। इनको आप तुलना में याद करें, एक दूसरे से तुलना करके करें तो आपको याद भी रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरह से इसको समझना है आपने। तो ये कार्ब ऋणायन बन गया। अगला जो स्टेप है वो है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में अभिक्रिया आगे बढ़ती है, बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे कार्ब धनायन में बढ़ रही थी। इसको देखिए, पहले वाला जो कार्ब ऋणायन पिछले स्टेप में बना उसको बिल्कुल वैसे का वैसे हमने यहाँ लिख लेना है। फिर हम एक और विनाइल व्युत्पन्न लिख लेंगे जिस पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होता है, और ये रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल वही स्टेप होंगे जैसे उसने किया था। 3 बातें याद रखनी है। जो ये वाला कार्बन है उससे तो ये पूरा ग्रुप जुड़ेगा, हम जोड़ देते हैं BCH2 CH
Y, इसका अब चार्ज हट जाएगा क्योंकि ये जुड़ गया CH2, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक नया बड़ा कार्बोनिल आयन बन गया। तो ये कार्बोनिल आयन लगातार आगे बनते चले जाएंगे, एकलक जुड़ते जाएंगे, नए बड़े कार्बोनिल आयन बनते जाएंगे और अभिक्रिया लगातार आगे बढ़ती जाएगी। श्रृंखला का संचरण होता रहेगा श्रृंखला संचरण पद। आखिरी है श्रृंखला समापन पद। क्योंकि ये ऋणायनी बहुलीकरण है, इसकी स्टार्टिंग ऋणायन करता है, इसलिए इसका जो एंड है वो करेगा धनायन या प्रोटॉन। प्रोटॉन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया समाप्त होती है। तो ये था आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। दोबारा देखें इसको, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। बहुलीकरण मतलब एकलकों के जुड़ने से बहुलक का बनना, योगात्मक का मतलब जिसमें सारे एकलक लगातार एक दूसरे से जुड़ेंगे, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण का मतलब है जिसमें स्टार्टिंग आयनों के द्वारा की जाती है। एक धनायनी बहुलीकरण पढ़ा हमने, एक ऋणायनी बहुलीकरण पढ़ा और उनकी क्रियाविधि देखी। अब बहुलीकरण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे संघनन बहुलीकरण। संघनन बहुलीकरण में देखिए, जो संघनन बहुलीकरण है उसमें छोटे अणु बाहर निकलते हैं, छोटे अणु अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलते हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाले एकलक संघनन बहुलीकरण दर्शाते हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह 2 होंगे या ज़्यादा होंगे। इस क्रिया में सरल अणु जैसे कि पानी, अल्कोहल को हम कॉमनली शो करते हैं ROH से। ये जो OH समूह है ये अल्कोहल को शो करता है, इसके साथ कोई भी अल्काइल समूह जुड़ा हो सकता है। या अमोनिया मतलब NH3। इस प्रकार के और भी छोटे अणु निकल सकते हैं, डिपेंड्स कि एकलक क्या है। सरल अणु निकलते हैं इसमें, और इनका आणविक भार एकलक अणुओं के आणविक भार का गुणक नहीं होता। योगात्मक बहुलीकरण में हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे एकलक जुड़ते जाएंगे, जितने एकलक जुड़ गए बहुलक का कुल भार एकलकों के कुल भार का जोड़ हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि कुछ छोटे अणु निकल जाते हैं। ये स्टेप वाइज बहुलीकरण भी कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हालांकि स्टेप वाइज वो भी था, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक के बाद एक स्टेप होते जाएंगे, बहुलक बनते जाएंगे और प्रत्येक स्टेप में एक छोटा अणु बाहर निकलता है। ये इसकी विशेष बात है। इसका एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर का बनना, नाइलॉन का बनना, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसके बाद हम जितनी भी रिएक्शंस आगे करेंगे डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, जो एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं उसमें फिर से बार बार हम ये बात चर्चा करेंगे कि ये संघनन बहुलीकरण है या फिर योगात्मक बहुलीकरण है, वो आपको बताएंगे। अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बुक में समझेंगे, वो है सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण। आपकी बुक में दे रखा है। तो सह बहुलीकरण या विषम बहुलीकरण, इसमें देखिए इसको, पहले हमने बहुलीकरण के प्रकार पढ़े या बहुलक के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बहुलक 2 प्रकार के हैं, समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक का मतलब है जिसमें सारे एकलक एक जैसे हैं। सहबहुलक मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के एकलक आपस में क्रिया करके बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसकी परिभाषा दे रखी है सहबहुलीकरण की, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जो पीछे चार्ट में भी हमने किए थे। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइइन रबड़, ये योगात्मक बहुलीकरण से बनता है। 2 अलग अलग एकलक काम में आ रहे हैं। नाइलॉन 66 जो संघनन बहुलीकरण से बनता है, और इसमें एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन 2 प्रकार के एकलक होते हैं। तो ये दोनों सहबहुलक के एग्जाम्पल हैं। आगे है सहबहुलक में, हमने ये तो कह दिया कि सहबहुलक में 2 या 2 से अधिक प्रकार के एकलक आपस में क्रिया करते हैं या जुड़ते हैं, लेकिन वो किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, उनकी सीरीज़ क्या है, क्रम क्या है, या कोई क्रम है ही नहीं, उस आधार पर इनको 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है क्रम रहित सहबहुलक। हमने यहाँ पर ये मान लिया कि 2 प्रकार के एकलक हैं, A और B, इनका कोई क्रम नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई कहीं भी जुड़ गया उसको क्रम रहित सहबहुलक बोलते हैं। एकांतरित सहबहुलक, अल्टरनेटिंग,
अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक का आना। तो इसमें ये देखिए ए बी इस प्रकार से हो जाता है, तो इसे एकांतरित सहबहुलक बोलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद है खंड सहबहुलक। तो खंड सहबहुलक में एक ब्लॉक बन जाएंगे। जैसे इसमें फिक्स रेशो है कि 5A आपस में जुड़ करके एक ब्लॉक बनाते हैं, उसके बाद 6B जुड़ेंगे, फिर से 5A जुड़ेंगे, फिर से 6B जुड़ेंगे। इनको खंड सहबहुलक कहते हैं, ब्लॉक बन जाते हैं, इसमें ब्लॉक पॉलीमर बन जाते हैं। नेक्स्ट है कलम सहबहुलक। कलम सहबहुलक का मतलब होता है कि इसमें कोई एक एकलक तो लंबी चेन बना लेगा और दूसरा एकलक निश्चित दूरी के बाद जुड़ता है या शाखा के रूप में उपस्थित होता है, उसको कलम सहबहुलक बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार हुए। अब है सहबहुलीकरण का उपयोग। सहबहुलीकरण का क्या उपयोग है, क्यों हम एक से ज़्यादा एकलक काम में लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि कोई किसी एक एकलक से हम अगर बहुलक का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ ऐसे गुण जो उसमें होने चाहिए थे वो नहीं होते। तो किसी भी बहुलक में कुछ विशेष गुण लाने के लिए उसमें कोई और एकलक मिला दिया जाता है, जिसकी सहायता से गुणों में परिवर्तन हो सके या गुणों में अपेक्षित सुधार हो सके, वही सहबहुलीकरण है। तो सहबहुलीकरण का जो विशेष फायदा है वो ये है कि इसके द्वारा बहुलकों के गुणों को परिवर्तित कर उनका उपयोग किया जा सकता है। जिसमें आगे एग्जाम्पल दे लिखे हैं। नाइलॉन 66 है, वो भी इसी कंसेप्ट पर आधारित था। इसके गुणों को बढ़ाने के लिए ही 2 एकलकों को मिलाया गया। ऐसे ही स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन को मिला करके जो रबड़ बनाया गया वो भी इसी पर आधारित था कि हम उस रबड़ में कुछ विशेष गुण चाहते थे जो इन दोनों के जुड़ने से आते हैं। तो इस प्रकार सहबहुलीकरण 2 प्रकार के बहुलकों की विशेषताएं या उनके गुणों का मिश्रण होते हैं। तो ये है सहबहुलीकरण का फायदा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बहुलकों का आणविक द्रव्यमान करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, वो हम उसमें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।